So this is question number 6 of review exercise 4. Review exercise 4, question number 6. This chapter is indices. Now we have to simplify the following, leaving the answer in index form. Index form का क्या मतलब हुआ कि आपको अपना आंसर पावर फॉर्म में देना है, पावर फॉर्म में अपना आंसर देना है। और चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देखो x के ऊपर पावर है 2, यहाँ x के ऊपर पावर है 4। सो लेट्स मल्टीप्लाई द पावर्स। 2 4 इज 8। डिनोमिनेटर में y के ऊपर -3 है और ओवरऑल पावर 4 है। सो -3 टाइम्स 4 इज -12 डिवाइड बाय। इंडेक्स फॉर्म वो होता है ना जिसके ऊपर आंसर में पावर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। फिर यहाँ पर x के जी ऊपर पावर आ जाएगी 5 3 are 15, y के ऊपर पावर आ जाएगी 7 times 3 is 21। नाउ लेट्स रेसिप्रोकेट। अच्छा, रेसिप्रोकेट करने से पहले देखो ये और ये आपस में डिवाइड, मतलब बीच में डिवीजन का साइन है। सो वी द रूल इज व्हेन द बेसिस आर सेम एंड देयर इज अ डिवीजन साइन इन द मिडिल, वी नीड टू सबट्रैक्ट द पावर्स। वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर एक दो दफा का x को एक दफा x लिखेंगे और 8 -15 करेंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, y पावर -12 डिवाइड बाय y पावर 21। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द पावर्स एंड टेक y कॉमन। सो y दो दफा एक दफा लिखा और हमने पावर्स को माइनस किया, -12 -21। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। दिस इज x टू द पावर -8 -7 एंड इन डिनोमिनेटर इट्स गोइंग टू बी y पावर माइनस हो जाएगा ये 30, सॉरी ये आपका हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। यस, सो आपकी पावर आ गई नेगेटिव में, ठीक है। बट वी नीड टू गिव आवर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। अब सुनो, पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म का मतलब ये है कि ये y को मैं ऊपर लेकर जाऊं और x को मैं नीचे लेकर आ जाऊं। जब मैं इसको फ्लिप करूंगी, फ्लिप करने से ये होगा कि ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। So what I mean is, I'm going to take y on top, it would become positive 33, and then I'm going to bring x down, it would become positive 7. So आपके पास ये आंसर आ गया y पावर 33 over x पावर 7। बस आपने ऐसे ही किया है। फिर वो उन सर ने ऐसा किया था कि जैसे अगर ये डिवीजन का साइन उन्होंने पता नहीं मल्टीप्लाई का मल्टीप्लीकेशन। साइन कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे डिवाइड, फिर वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ ये वाला हो गया, समझ आया। जी ये वाला हो गया। चल ये बस इसमें रूल लगाया कि डिवीजन है तो आपने आपस में माइनस कर देना है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा था मुझे, क्वेश्चन 6C के बाद 7B। 7B आपका क्वेश्चन, 7B कौन सा है? बस वो आप पहले वर्किंग दिखा दें, मैंने लास्ट क्या कहते हैं जो लास्ट था वो कॉपी नहीं किया, मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। दिखा रही हूँ एक सेकंड। 7, अच्छा सेम क्वेश्चन है 7B। पहले इसको आप कर लो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7B। देखो हमेशा ना ये क्वेश्चन जरूर रीड करना, इंडिसेस के चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन होता है उसको जरूर रीड करना। सो 7B, और 7B जो क्वेश्चन है वो है, इसको एक फ्रेश पेज पे करते हैं। p power -3 q power 3 over 5 and this is whole power -2 over 3 multiply by p power 4 over 5 q power -2 over 3 over 3 raised to the power 3। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें अपना आंसर पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर p की जो पावर है -3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी। देखो -2 over 3 जो है ना ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई पावर है। इसका मतलब है कि -2 over 3 p की पावर से भी मल्टीप्लाई हो रही है और q की पावर से भी मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरह दूसरे वाले ब्रैकेट पे भी नजर डालो, ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है ये 3 इस p की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है
और ये वाला 3 इस q की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, p पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 q पावर. स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप कल क्लियरली अपने पेपर में शो करना. 3/5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ये एक ब्रैकेट वाली चीज हो गई. मल्टीप्लाई बाय दूसरी ब्रैकेट की चीज हो जाएगी p पावर 4/5 मल्टीप्लाई बाय. ये P1 का क्वेश्चन है, P2 का क्वेश्चन? ये p1 है फॉर श्योर, दिस इज तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, किस तरीके से करेंगे? और अगर आंसर गलत आ गया इसका, तो फिर हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि पावर्स की सही आंसर आए. इसीलिए तो इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है. रिटन प्रैक्टिस नहीं होएगी इसकी तो ये चैप्टर हो नहीं सकता. 0 मिलेगा इस चैप्टर में. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर की, रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा. मतलब इस चैप्टर के तो अगर आप 100 सवाल करोगे ना, जब जाके मैं आपसे कह सकती हूँ कि हाँ आपने 100 सवाल कर लिया तो आप इस चैप्टर के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो गए. मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी जरूरी है इस चैप्टर की. ठीक है, तो अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया आंसर, p की पावर आ गई. देखो माइनस इंटू माइनस +2 और फिर q. अच्छा, मैंने इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, इंडिसेस के ही दिए थे ना कल, जो मैंने पास पेपर्स के सवाल दिए थे वो होमवर्क इसीलिए दिया था कि प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले. अच्छा, 3 से 3 क्रॉस कैंसिलेशन हो गई तो ये क्या हो गया, q की पावर क्या हो जाएगी, -2/5 हो जाएगी. ये एक ब्रैकेट का आंसर आया. अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं. अभी दूसरे ब्रैकेट में कुछ कैंसिल हो सकता है. देखो दूसरे वाले ब्रैकेट में कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैं डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी, दैट्स 12/5. तो p की पावर आ गई 12/5 और q की जो पावर होगी, ये देखो दिस 3 एंड दिस 3 गेट्स कैंसिल, तो q की पावर हो गई -2. अब इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे. फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ लुक क्लोजली. What is the sign in the middle? It's multiplication sign. Multiplication sign, and there are two different variables. Like we have two p's and two q's. So since there's a multiplication sign, so हम p की पावर्स को p की ऐड कर लेते हैं और q की पावर्स को q की पावर्स के साथ ऐड कर लेते हैं. So इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखना है इस तरह कि 2 दफा का p आप एक दफा लिखो. आपने लिखा 2 + 12/5, फिर आपने लिखा q एक दफा, आपने लिखा -2/5 प्लस और फिर आएगा -2. ये चीज समझ आई? ये मैंने कैसे लिखा पूरी चीज, फातिमा? जी मिस. अब p की पावर को मैं क्या करूंगी, इसको ऐड करूंगी तो क्या आंसर आएगा? एक मिनट में, 2/5 12/5 कैसे बन गया? क्यों, ये वाला देखो ना, p के ऊपर 12/5 थी ना, तो मैंने p की पावर्स को ऐड किया ना. यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 12/5 है. सो आई हैव टू ऐड द पावर्स एंड टेक p कॉमन. दैट्स मिस, द. आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है पावर्स ऐड होती हैं. सेम बेसिस, बेस होती है ना, ये p इज द बेस और इसके ऊपर ये तो पावर है. यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है कि पावर्स ऐड होंगी. हाँ, जैसे ऊपर डिवीजन था तो हमने पावर को माइनस किया था ना. ये देखो बीच में यहाँ डिवीजन था तो हमने 8 में से 15 माइनस किया था. When there is a division अच्छा, sign, powers are subtracted. When there is a multiplication sign, powers are added. ठीक है मिस. अब 2 + 12/5 जो है, इसका मैं लूंगी एलसीएम. सो ये हो गया 1, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1. दिस इज 10 + 12 और q की पावर हो जाएगी -2/5 -2. फर्दर इसको लेके चलते हैं, हो जाएगा p. दिस इज 22/5 और q की पावर जो होगी, चाहे यहाँ भी एलसीएम लेंगे, ये हो गया 5. या डिनोमिनेटर में 1 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा. सो दिस इज -2 -10 और ये बनेगा p पावर 22/5 and q power -12/5. Now, since we have to give our answer in positive index form, तो ये पॉजिटिव तो नहीं है ना, ये जो q है ये तो नेगेटिव पावर है. अब हमें इसको ना पॉजिटिव बनाना है, सो इसको हमें नीचे लेके जाना होगा. यानी कि अभी ये q के साथ, ये p के साथ लिखा हुआ है, तो अभी मुझे इसको नीचे लेकर जाना है. और नीचे लेकर जाने के लिए आई एम सिंपली गोइंग टू मेक अ न्यू स्टेप. और न्यू स्टेप में मैंने p की पावर एज इट इज लिख दिया 22. p की पावर को चेंज नहीं करना, बट डिवाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास q और द मोमेंट इट विल गो डाउन इट विल बिकम पॉजिटिव. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा.
अगर आपने ये वाला आंसर दे दिया सिर्फ एग्जाम में, तो आपका आंसर मतलब गलत काउंट किया जाएगा, आपका 1 मार्क आप लूज कर दोगे, जस्ट बिकॉज आपने अपने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। और क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ये है दैट यू हैव टू गिव योर आंसर इन द पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। इट्स तो क्लियर? मीन्स अगर मैं इसमें रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि दो चीजें, मगर मैं अगर P25 Q5/12 कर दे तो। पी पी क्यू, क्या कह रही हो, पी क्यू ओवर? नहीं मिस, मैं कह रही हूँ अगर P22/5 और Q5/12 बन जाए। नहीं नहीं, इसको नहीं चेंज करते, सिर्फ नीचे जाने से ना साइन चेंज होती है। ये क्यू पूरा नीचे जाएगा तो सिर्फ इसकी साइन चेंज होगी, ये इसका फ्रैक्शन नहीं फ्लिप होता। तो मिस फिर हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में अगर जैसे यही होता -12/5, तो हमने 5/12 क्यों लिखा साइन को हटाने। कहाँ पर? ऊपर कहाँ बताओ? जैसे ये एक्स एंड वाई है, हमने इसको इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं उल्टा कर दिया था, वाई जैसे एक्स अपॉन हाँ, वाई माइनस आ रहा था, तो हमने वाई/एक्स कर दिया। इसलिए क्या था, क्योंकि हमें दोनों साइंस को पॉजिटिव करना था ना। अब यहाँ पर तो नीचे एक साइन तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, नीचे वाली नेगेटिव थी, मतलब क्यू नेगेटिव था, तो, एक पॉजिटिव तो था एक नेगेटिव अच्छा, था। फिर अगर दोनों नेगेटिव होती तो हम वैसे ही करते जो हमने पहले किया। अगर ये दोनों नेगेटिव होता, सपोज ये -22/5 होता, सो ये बन जाता 1 अपॉन, और फिर दोनों चीजें नीचे चली जाती, तो ये हो जाता वन अच्छा। अपॉन और ये होता Q12/5। ये इस तरह करके आंसर आता अगर ये दोनों साइन नेगेटिव होते। सही है। सो दैट वाज क्वेश्चन 7B। कॉपी कर लो इसको एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं ये जो सर ने आपको करवाया ना, मैं बता रही हूँ। मतलब ये मैं आपको बोलूंगी कि इस रिव्यू एक्सरसाइज 4 के हिसाब से आपको ना लाजमी जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, ये वाली लाजमी है जो मैं लिख रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 6 जरूर रिटन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 7 कंप्लीट करना रिटन प्रैक्टिस। क्वेश्चन 9 कंप्लीट रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 12 तो मैं करवा ही रही हूँ आपको, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज पता है क्या, मैं भी जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ, तो रिव्यू एक्सरसाइज, सॉरी नॉट 6, इट्स रिव्यू एक्सरसाइज 4, आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स to follow these questions for review exercise 4, question number 1 till 9, question number 1 till question 9, ये जरूरी है, ये these are the most important question of indices। मतलब ये हर रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा, यू नेम इट, और इसमें इंडिसेस का हर रूल अप्लाई हो जाएगा 1 till 9 ऑल पार्ट्स। अगर आपने ये सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और आपके आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसके रूल्स आते हैं, otherwise you are getting stuck in this chapter। सो ये प्रैक्टिस कर लेना, इसकी होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना, जरूरी है ये होमवर्क प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9D। क्वेश्चन नंबर 9D 2 पावर है D-6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 9। चलो अब देखो, समझो सवाल को। इसमें हमें सवाल क्या दिया है, दैट वी हैव टू सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व का मतलब यह है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मतलब यह है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू, अब इस केस में x तो नहीं है, डेफिनेटली d है, सो हमें d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालने के लिए देखो बेस क्या दी हुई है इस सवाल में, व्हाट इज द बेस, द बेस ओवर हियर इज 2। ठीक है, दिस इज द बेस 2 2 2। नाउ वी कैन सी दैट इक्वल टू के पहले जो चीज है वो हमारी बेस जो है वो डिवाइड हो रही है, द बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड, फ्रैक्शन में लिखी हुई है, इसका मतलब कि ये बेस पूरी डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ नहीं है, मैं इसको 1 सपोज कर रही हूँ। ठीक है, अब जब बेसिस सेम हो और डिविजन हो, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगी 2 पावर D-6 - 1। ठीक है, मैं इसको लिखूंगी 2 पावर D-6 - 1 इक्वल टू 2 पावर 9। एंड आई रिपीट, अगर आपने मेरी वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो जो रूल्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है 1 घंटे की जो इंडिसेस की है, अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है,
तो ये रूल्स जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ये तो क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. Until and unless you have not made the notes, you have not watched the recording, you will get confused कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है उन्हीं रूल्स की. तो पहले रूल्स पता होने चाहिए कि क्या है रूल्स, उनकी एग्जांपल्स करवाई गई है मैंने उस वीडियो में, वो सारी चीजें आपके पास समझी भी होंगी और इम्प्लीमेंटेड होंगी आपके रजिस्टर में. तो इसके बाद यू विल बी एबल टू गेट दीज क्वेश्चंस. फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा d -6 - 1 is -7 and this is 2 power 9. ना यहाँ पर मैं एक और, मेरा जो रूल है इंडिसेस का, और वो रूल है सेम बेस लॉ. सेम बेस लॉ. सेम बेस लॉ कब अप्लाई होता है? सेम बेस लॉ जब अप्लाई होता है जब बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है. सेम बेस लॉ इज ऑलवेज अप्लाइड when there is an equal to sign in the middle. Now we have the same bases on both sides of the equal to sign, so we can cancel the bases and compare the powers. Same base law क्या होता है? Cancel the bases and compare the powers. So now let's cancel the bases and compare the powers. D -7 is equals to 9. D equals to 9 plus 7. So with the value of D is 16. समझ आया ये सवाल? Any problem? The diameter of a circular microorganism is 7 nanometers. Find the circumference in meters. Okay, circumference of a circle का formula. पहले तो circumference of circle का formula होता है 2 pi r. Okay, 2 pi r is the formula and we need to apply it over here. 2 into pi की value नीचे दी हुई है 3.142 और रेडियस देखो, डायमीटर अगर 7 नैनोमीटर्स है, सो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3.5 नैनोमीटर्स. डायमीटर का हाफ, 7 का हाफ, यानी कि आपका जो d डिवाइड बाय 2 होता है वो आपका रेडियस होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2. तो 7 डिवाइड बाय 2 इज 3.5 नैनोमीटर्स. ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2 पाई r. अब मैं अपना कैलकुलेटर यूज करती हूँ और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 2 into 3.142 into 3.5, so I am getting 21.994. but now I have to give the answer in meters. ठीक है, मेरे पास ये आंसर आया नैनोमीटर में. और देखो आपको ना यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -9. 1, अब लेट्स कन्वर्ट. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 power 9 -9 meters. और हमें ये वाले नैनोमीटर्स 21.994 नैनोमीटर्स निकालने हैं कि उसके कितने मीटर्स होंगे. इसको हम कहते हैं डेटा फॉर्मेशन. एंड आफ्टर डेटा फॉर्मेशन मैंने बताया था ना कि मैं हमेशा यही ट्रिक अप्लाई करती हूँ. ये मेथड मेरा कॉमन है, डेटा फॉर्मेशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. हर मेथड, हर क्वेश्चन में ज्यादातर मैं यही अप्लाई कर रही हूँ. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 इज x एंड ये हो जाएगा 21.994 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9. सही है. अब रूल देखो, सुनो रूल क्या होता है. रूल ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का कि हमारा जो फाइनल आंसर होता है ना, फाइनल आंसर में हमेशा डेसिमल से पहले एक नंबर आना चाहिए. फाइनल आंसर में
डेसिमल से पहले यानी कि डेसिमल के लेफ्ट ऑफ डेसिमल एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, कोई एक डिजिट होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे पास फाइनल आंसर में डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब कि ये मेरा फाइनल आंसर गलत है। तो मुझे अपनी डेसिमल की मूवमेंट करनी होगी 1 प्लेस टू द लेफ्ट। आई विल मूव माई डेसिमल 1 प्लेस टू द लेफ्ट। नाउ व्हेन आई विल मूव इट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, तो इस मूवमेंट से मेरी ये जो पावर है ना 10 के ऊपर, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो आपका जो आपकी जो पावर होती है ना वो 1 प्लेस से बढ़ जाती है। आप अपना डेसिमल जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो आपकी जो पावर होती है वो 1 प्लेस से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मुझे -9 है और मुझे -9 से एक स्टेप ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं ये कहूंगी कि ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा पावर -8 बनेगी। 21.994 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8। एंड यू ऑलवेज CAIE स्टैंडर्ड होता है दैट यू हैव टू ऑलवेज गिव योर आंसर to 3 significant figures. Now this is a 5 significant figure digit. I need to convert it into 3 significant figures. So for 3 significant figure, I will circle the third significant and underline the number next to it. Now underline number is greater than 5, so I will add 1 in the circle number. So when I will add 1 in the circle number, 9 plus 1 is 10. 10 का ये 0 बन गया, 10 का ये 1 हो गया। So मेरा आंसर हो जाएगा 22.0 multiply by 10 power -8. This is my final answer. So that's part 1. ओके, 1 ये हो जाएगा। सॉरी, ये आपका, आपने जब इसकी मूवमेंट करी, फिर आपने जब इसकी सर्कलिंग और अंडरलाइनिंग करी, देखो आपने डेसिमल जब मूव कर दिया तो ये हो जाएगा 22.1994। अब इसकी सर्कलिंग और अंडरलाइनिंग करोगे, ठीक है। अब जब आप इसी सर्कलिंग और अंडरलाइनिंग करोगे तो इसमें जब 1 ऐड होगा तो 9 + 1 10 और ये बनेगा 2.20, ठीक है। दिस इज 2.20 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो फाइनल आंसर में मैंने आपको रूल बताया ना कि डेसिमल से पहले हमेशा एक डिजिट होता है, तो यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो रहा है। अब ये पूरा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया 2πr। हमने 2 पाई की वैल्यू 3.142 ली और r हमने क्या लिया 7/2, बिकॉज डायमीटर 7 सवाल में गिवन था। हमने 7 को डिवाइड बाय 2 के रेडियस आ गया। कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई किया, ये P2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये आएगा। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने नैनोमीटर के अंदर आंसर निकाला। नैनोमीटर में आंसर निकालने के बाद आपको सवाल में दे दिया था कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर्स। तो आपने यहाँ पर ये टॉप पे ये चीज लिखी और उसके नीचे आपने ये जो आंसर निकाला था नैनोमीटर में, नैनोमीटर के नीचे नैनोमीटर, मीटर के नीचे मीटर, इसको हम कहते हैं डेटा फॉर्मेशन। आफ्टर डेटा फॉर्मेशन यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो यू गॉट दिस आंसर, बट दैट्स नॉट योर फाइनल आंसर बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल होता है कि डेसिमल से पहले हमेशा 1 डिजिट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास डेसिमल से पहले 2 डिजिट आ रहे थे तो इसका मतलब कि हमें अपनी डेसिमल की मूवमेंट करनी पड़ी 1 प्लेस टू द लेफ्ट। एंड जब हम 1 प्लेस टू द लेफ्ट मूव करते हैं तो हमेशा आपकी जो पावर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। जब डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है पावर ऊपर जाती है, डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है पावर गोज अप। पावर, बेटा ये रूल याद रखना। और जब डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है, डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है पावर गोज डाउन, ठीक है। जितनी डेसिमल की मूवमेंट होगी राइट की तरफ उतनी पावर नीचे जाती जाएगी, पावर गोज डाउन। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ आगे आगे करते हैं। पार्ट 2 इसका क्या कह रहा है, 12 पार्ट 2। एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, डेफिनेटली स्क्वायर मीटर में आएगा, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला पहले तो हम लगाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। बहुत सारे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरिया के फॉर्मूला की जगह के लिख के आते हैं 2πr और सरकमफ्रेंस की जगह लिखकर आ जाते हैं 2πr। बेटा ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ओ सरकमफ्रेंस की जगह पर एरिया का फॉर्मूला लिख के आते हैं
और एरिया की जगह सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख के आते हैं. सो दे डू इट द अदर वे अराउंड. इसलिए मेक श्योर करना कि ये ब्लंडर ना करके आओ. एरिया ऑफ सर्कल में आपने लिखा पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू है 3.142. आर मेरे पास था 3.5 और इसका मैं कर रही हूँ स्क्वायर. ठीक है. अब 3.5 का स्क्वायर कोई मुझे ये ना कहे कि मिस ये तो 7 है. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. इट्स 12.25 और 12.25 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3.142 के साथ एंड दिस इज 38.4895. ये वैल्यू आ गई. अब ये आइए आंसर आपका नैनोमीटर स्क्वायर के अंदर. आपको पता है 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल है. सो अब आपको इसको बेसिकली उसको करना है, कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. जब 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के स्क्वायर है तो 1 नैनोमीटर का स्क्वायर हमें स्क्वायर पहले तो बनाना होगा ना. कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा. तो मैं ये कह सकती हूँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 10⁻9 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻18 स्क्वायर मीटर. ये अब स्टैंडर्ड आ गया हमारे पास. ये स्क्वायरिंग वाली बात समझ आई है. सर के ऊपर से गुजरी. मुझे बताओ ये समझ आई है सर के ऊपर से मेरी गुजरी. नहीं हाँ सही सही बताओ ऑनेस्टली. सो मिस, दैट मुझे समझ नहीं आ रहा. कौन सा वाला पार्ट 1 बोल रही हो पार्ट 2. पार्ट 2. पार्ट 2 देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा. आपने ये चीज समझी. ये कैसे आया. ये बात समझ आई. जी. हाँ अब इसके बाद देखो ये जो चीज थी ना ये आपको दी हुई थी. ये तो गिवन था ना सवाल में. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर्स. ये गिवन था. अब आपको ना क्योंकि एरिया का क्वेश्चन है और आपको बोला है दैट यू हैव टू गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर. तो जब स्क्वायर मीटर में देना है हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड कन्वर्जन तो मीटर में दी हुई है. तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना है मुझे इधर भी स्क्वायर करना है. अब मैं जब यहाँ स्क्वायर करूंगी तो सिर्फ मैं यूनिट पे स्क्वायर नहीं करती बल्कि इस नंबर पे भी स्क्वायर करती हूँ. तो अब मुझे पूरे पे स्क्वायर करना है. अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. सो मैंने यहाँ लिखा 1 nm स्क्वायर. यहाँ पे हो गया 1 nm स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब जब मुझे इस स्टैंडर्ड का भी स्क्वायर करना होगा तो मैं सिर्फ यूनिट का स्क्वायर नहीं कर रही बल्कि मुझे इस 10 के ऊपर पावर -9 का भी स्क्वायर करना पड़ रहा है. तो अब ये बन गया 9 को मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया -9 को 2 से तो ये -18 बना. अब मेरे पास ये जो स्टैंडर्ड आया इसके नीचे मैं अपनी ये वाली वैल्यू प्लग इन कर रही हूँ. नैनोमीटर स्क्वायर के नीचे नैनोमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 38.4895 nanometer square equal to x meter square. I need to find out my answer in square meter, so that's why I'm taking it x. Now after data formation, let's cross multiply. अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा बन गया x और ये हो गया 38.4895 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18. अब हम इसको फाइनल आंसर नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते. क्योंकि डेसिमल से पहले 2 नंबर है. डेसिमल से पहले मुझे 1 नंबर चाहिए. इसका मतलब कि मुझे अपनी डेसिमल की मूवमेंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट करनी होगी और जब मैं 1 प्लेस टू द लेफ्ट करूंगी सो मेरी मेरी जो पावर होगी वो अप जाएगी. जब डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पावर गोज अप. ठीक है. सो मैं यहाँ पर 1 प्लेस टू द लेफ्ट मूव कर रही हूँ सो पावर विल गो अप. जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी तो पावर क्या बन जाएगी -17. सो दिस इज 3.8485 multiply by 10 power -17. Now I need to round it off to 3 significant figures. So 3 significant figures के लिए सर्कल करेंगे 3rd significant पर 4 पर और अंडरलाइन करेंगे इस 8 पर. अंडरलाइन नंबर इज ग्रेटर देन 5 so add 1. This would become 3.85 multiply by 10 power -17 square meters. ये आपका फाइनल आंसर होगा. समझ आया. वैसे जो आपने आखिरी 3 स्टेप्स किए हैं, ये नहीं समझ आ रहा है. ये जो ब्लू से किया जी. ये क्रॉस मल्टीप्लाई का रिजल्ट है. ये जो आया है मेरे पास ये देखो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया इज इक्वल्स टू इस नंबर को 10 पावर -18 के साथ मल्टीप्लाई किया. ये मैंने लाइन बनाई है ना ये ब्लू वाली. इसका मतलब कि ये आया. और फिर देखो फाइनल आंसर में डेसिमल से पहले 2 नंबर्स आ रहे थे. रूल क्या है फाइनल आंसर में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा देयर शुड बी 1 नंबर
देयर शुड बी वन नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ये रूल है और वो इसमें है। सारे रूल मैंने स्टेप बाय स्टेप उस रिकॉर्डिंग में समझाए हैं, कैसे मूवमेंट होती है, क्या होता है। बस ये स्टैंडर्ड रूल है कि आप फाइनल आंसर में डेसिमल से पहले हमेशा एक नंबर होना चाहिए, दो नंबर नहीं हो सकते, तीन नंबर नहीं, हमेशा एक नंबर होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे दो नंबर आ रहे थे, तो मैंने अपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव किया, वन प्लेस टू द लेफ्ट। जब मैं वन प्लेस टू द लेफ्ट मूव कर रही हूँ तो मेरी पावर वन प्लेस अप जाएगी, तो यहाँ पर -18, और जब वन प्लेस अप जाएंगे तो ये क्या बन गया, -17। फिर मुझे आंसर हमेशा CI स्टैंडर्ड है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर पे आके सर्कल किया और इसके बाद वाला नंबर अंडरलाइन किया। अंडरलाइन नंबर ग्रेटर देन 5 है, सो ऐड 1 इन द सर्कल्ड नंबर, and when I will add 1 in the circle number, it became 3.85 multiplied by 10 power -17. That's my final answer. आप लोगों ने कॉपी कर लिया, तो मैं फिर रिव्यू एक्सरसाइज 2 की तरफ आऊं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बस आपने मुझे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का होमवर्क दिया था और उसमें क्वेश्चन 2 5 2 5 6 और 7 नहीं समझ आ रहा था। हाँ वो प्रॉब्लम्स भी करते हैं, ठीक है। 2 5 और 6 में प्रॉब्लम थी ना, तो 2 तो मैं अभी समझा रही हूँ। सही है, तो पहले क्वेश्चन 2 में देख लो। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल्स टू 2px प्लस 3q। तो मेन फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू 2px प्लस 3q, गिवन दैट f of 2 इज इक्वल्स टू 17 and f inverse of 5 equals to -1. We need to find the values of p and, okay, value of p and q. We need to find out p and q. सही है, p and q फाइंड करना है। ये मेन फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो अच्छा पहले तो हेंस की तो बारी बाद में आती है, पहले तो हमें फाइंड करना है p और q की वैल्यू। ओके, p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू यूज द गिवन हिंट्स। सो फर्स्ट हिंट इज f of 2 equals to 17. I have told you guys, जो चीज ब्रैकेट में होती है वो हमेशा x होती है, और जो इक्वल्स टू के बाद होती है वो हमारी f of x होती है। सही है ना। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो x की जगह पर 2 लिखा, 2p, x की जगह पर 2 लिख दिया, प्लस 3q। और नेक्स्ट स्टेप देखो, f of 2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 17। f of 2 equals to 17 दिया हुआ है, so I'm going to replace f of 2 with 17, 4p प्लस 3q। इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, 4p प्लस 3q इक्वल्स टू 17। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। और मेरी इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 के लिए मुझे डेफिनेटली ये चीज यूज करनी है, f इनवर्स ऑफ बस मुझे स्टेप समझ नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं समझ आया। मेन फंक्शन दिया हुआ है, हाँ, मेन फंक्शन में आपने x की वैल्यू डाली 2, जब आपने x की वैल्यू 2 डाली तो फिर ये बन गया 4p, 2 इंटू 2 4p प्लस 3q। और f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 17, तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने f ऑफ 2 की जगह लिख दिया 17, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसकी मदद से आप इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 के लिए यहाँ पर इनवर्स की बात की गई है। तो पहले मैं एक काम करती हूँ कि मैं इनवर्स निकालती हूँ, ठीक है। मैं इनवर्स निकालूंगी मेन फंक्शन का, मैं यहाँ साइड पे करती हूँ इनवर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर इनवर्स निकाल रही हूँ। इनवर्स के मैंने 3 स्टेप्स आप लोगों को बताए, 3 स्टेप्स होते हैं इनवर्स के। पहला स्टेप क्या होता है इनवर्स निकालने का, रिप्लेस f ऑफ x विद y ना, ठीक है। तो मैंने पहले तो अपनी इक्वेशन लिख दी, f ऑफ x की जगह y। सेकेंड स्टेप, मेक x द सब्जेक्ट। तो आ जाओ x को सब्जेक्ट बनाते हैं, y -3q इक्वल्स टू 2px, ये हो गया y -3q ओवर 2p इक्वल टू x। सुनो, बस एफ ऑफ एक्स की जगह वाई क्यों लिखा है? हमेशा इनवर्स के 3 स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप होता है
रिप्लेस इनवर्स f of ऐसा x ही है इसका। with y। ठीक है, इसके बाद आपने x को सब्जेक्ट बनाया, स्टेप 2 डन हो गया। स्टेप 3 होता है, स्टेप 3 होता है रिप्लेस y with x एंड x with f इनवर्स ऑफ x। ये स्टेप 3 होता है इनवर्स का। ठीक है, सो ये हो गया x माइनस 3q ओवर 2p इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। सही है, ये इनवर्स निकल गया। अब इनवर्स जो निकला है, आपको ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ब्रैकेट में, एफ इनवर्स 5 नहीं है? हाँ तो अभी करेंगे ना, पहले तो इनवर्स निकाला, अब ये वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करेंगे। तो जो चीज बस ब्रैकेट, मगर इनवर्स में जो एक्स लिखा है आपने उसकी जगह 5 नहीं होगा? नहीं अब लिखूंगी 5। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, उसमें अब लिखूंगी। ये तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स ही है, लेकिन अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ 5 लिख रही हूँ तो एक्स की जगह यहाँ 5 आना चाहिए, जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। यानी कि अब मैं लिख रही हूँ एफ इनवर्स ऑफ 5। अगर मैं अब एफ इनवर्स ऑफ 5 ले रही हूँ, तो एफ इनवर्स ऑफ 5 लेने के लिए ये हो गया 5 माइनस 3q ओवर 2p। जो चीज ब्रैकेट में होती है वो चीज x होती है। सो यहाँ पर ब्रैकेट में है 5, सो यहाँ x की जगह आ गया 5। अब बेटा एफ इनवर्स ऑफ 5 की वैल्यू है -1, यस और नो? एफ इनवर्स ऑफ 5 की वैल्यू है -1। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एफ इनवर्स ऑफ 5 की जगह पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखती हूँ -1। सो ये होगा 5 माइनस 3q ओवर 2p इक्वल्स टू 1, नहीं -1, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग इसको एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर मैं कर रही हूँ ना ब्लू से हाईलाइट। देखो ये लीनियर इक्वेशन बनाई थी, तो इस तरह से अब हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और ये जब वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा 5 माइनस 3q इक्वल्स टू -2p। और इसको वहां लेके चले जाते हैं, या यूं कर लेते हैं कि इसको यहाँ ले आते हैं और 5 को वहां लेकर चले जाते हैं। तो ये हो गया +2p माइनस 3q इज इक्वल्स टू -5। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p and q, we have to solve equation 1 and 2 simultaneously। ठीक है, इसको आ जाओ। एस 2p और 3q कैसे सब्ट्रैक्ट हो गया? 2p और 3, देखो -2p था, वहां जाके क्या हो जाएगा +2p, और ये +5 था, वहां जाके क्या हो गया -5। कांस्टेंट हमेशा इक्वल्स टू के बाद आता है, ताकि आप 1 और 2 को जब लिखोगे ना साथ, तो आपका कांस्टेंट एक तरफ होता है और वेरिएबल्स एक तरफ होता है। मैथ्स में अगर वेरिएबल से डिफरेंट है? वेरिएबल्स डिफरेंट का है, देखो ये मैंने 1 और 2 को सॉल्व करी हूँ ना साइमल्टेनियसली। हाँ तो वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो माइनस थोड़ी कर रही हूँ मैं आपस में इनको, बस ये बन गई इक्वेशन। अच्छा। अब देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें कैंसिल ऑफ कौन सा वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। एलिमिनेशन में मैं कौन सा मेथड कर सकती हूँ, मतलब कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट कर सकती हूँ, p या q? थ्री। p कैसे एलिमिनेट करूँ, साइंस किसकी डिफरेंट है? थ्री बोल रही हूँ। नहीं, एलिमिनेट किसको करूँ, एलिमिनेट क्यू। q, हाँ q को करेंगे। +3q और -3q कैंसिल हो गया, सो ये हो जाएगा 6p इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 इज 12, सो द वैल्यू ऑफ p इज 2। 12 divided by 6 is 2. The value of p is 2, and the value of q would be, substitute p in any of the equations. I am substituting in equation number 1. So ये हो जाएगा 4 into 2 plus 3q equals to 17. 4 to z is 8 plus 3q equals to 17. 3q equals to 17 minus 8. And that's 9. So 3q equals to 9 and q equals to 3. आपको एस पी और क्यू की वैल्यूज आ गई, पहला पार्ट आपका हो गया। अब हेंस का मतलब होता है कि आपके पास जो पी और क्यू की वैल्यूज आई हैं, उसको आप पार्ट 1 में भी यूज करो और उसको आप पार्ट 2 में भी यूज करो। ठीक है,
सो पार्ट 1 में मैं ना आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि पार्ट 1 कैसे होगा। इवेलुएट f(4) करना है। जब तक आप p और q की वैल्यूज इसके अंदर मेन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे ना, आप इसकी इवेलुएशन नहीं कर सकते। तो मैं पार्ट 1 में f(4) सिर्फ आपको बताती हूँ, आप दूसरा पार्ट खुद कर लेना, ठीक है। f(4) किस तरह से निकालेंगे? जो मेन फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन है f of x is equals to 2px, f of x is equals to 2px plus 3q, इसके अंदर आपने f of 4 निकालना। कैसे है? f of 4 निकालने के लिए आप p की वैल्यू डालो, p की वैल्यू थी 2, x है 4 और q की वैल्यू है 3। ये सारी वैल्यूज आपने पुट की, p की जगह पर 2, x की जगह 4, q की जगह पर 3, और 2 टू द 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 आपने किया, आपके पास पहली वैल्यू आ गई 25। इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे f of 4 is equals to 25। इवेलुएशन है ना, वर्ड इवेलुएट का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर फॉर्म वैल्यू। इवेलुएट का मतलब होता है फाइंड, या इसको लिख लो, इवेलुएट का मतलब होता है गिव योर आंसर इन द नंबर फॉर्म, ठीक है। गिव योर, इवेलुएट का वर्ड आप जब भी देखो तो इसका मतलब है दैट यू हैव टू गिव योर आंसर इन नंबर फॉर्म, नंबर फॉर्म, इवेलुएट। ये हो गया आपका पार्ट 1। इसी तरह आप लोग ना पार्ट इसका ये जो f of -5 है ये भी कर लेना, यानी जो मेन फंक्शन है उसमें p और q की वैल्यू के साथ साथ x की जगह -5 रख देना। और इसके बाद बोला है फाइंड f इनवर्स ऑफ x, फिर हेंस इवेलुएट f इनवर्स ऑफ 10 एंड f इनवर्स ऑफ -16। सो f इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए आप ऊपर जो मैंने इनवर्स निकाला था, देखो मैं यहाँ पर इनवर्स निकाल के आ चुकी थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये इनवर्स मैंने निकाला था। अब पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है फाइंड f इनवर्स ऑफ x। मजे की बात ये कि मैं तो इनवर्स निकाल के आ चुकी हूँ, तो मेरा ये तो डन हो गया। इसके बाद इवेलुएट करना है f इनवर्स ऑफ 10। तो ये जो f इनवर्स ऑफ 10 निकालना है, इसमें ना x की जगह पर आप लोग 10 रख देना, q और p की जगह पर वैल्यूज q और p की डाल देना, आपका आंसर f इनवर्स ऑफ 10 का आ जाएगा। समझ आया? f इनवर्स ऑफ 10 का आंसर कैसे आएगा कि x की जगह पर 10 रख देना, q की जगह पर जो हमने q की वैल्यू निकाली है वो रख देना, p की वैल्यू की जगह p की वैल्यू डाल देना, उसको सॉल्व कर लेना, तो f इनवर्स ऑफ 10 आ जाएगा। सो इस तरह से पार्ट 2 अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी ना ईशल, यही मसला था। मैं फातिमा फॉलो कर रही हो? समझ आ रहा है? सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या था? क्वेश्चन 2 के बाद कौन सा क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम थी? 5 5 और 6 आई गेस इसी तरह का है। हाँ 5 इसी तरह का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जरूर देंगे सर, मतलब ऐसा वाला सीन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। और इसके लिए ना आप लोग इसको भी रिफर कर सकते हो, आपकी जो वर्क एग्जाम्पल है वो बिल्कुल इसी तरह की है, सॉल्व भी आपको मिल जाएगी, विच इज ओवर हियर। देखो ये है ना वर्क एग्जाम्पल 2, बिल्कुल इसी रिव्यू की तरह ही है। सही है, तो एक तो ये चीज आप देख सकते हो, और लेकिन इसमें इनवर्स नहीं है वर्क एग्जाम्पल 2 में, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, क्योंकि आपकी रिव्यू में इनवर्स भी है। तो वर्क एग्जाम्पल 2, हाँ ये सवाल वर्क एग्जाम्पल 6, सॉरी वो वाला रिव्यू जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया ना उसके लिए वर्क एग्जाम्पल 6 देख लेना, इसी सॉल्व भी है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जो है वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वर्क एग्जाम्पल 6 से रिलेटेड है ये, ठीक है। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द फंक्शन h of x is equals to x square minus 7x plus 6, ये वाला सवाल था, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम थी, ये बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर आई एम एंडिंग माय क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको h of x दिया हुआ है x square minus 7x plus 6, पार्ट 1 एक्सप्रेस h of
ए स्क्वायर माइनस एच ऑफ ए। अब ये आप कैसे निकालेंगे? देखो ये वाले निकालने के लिए सबसे पहले ना एच ऑफ ए स्क्वायर निकालो, फिर एच ऑफ ए निकालो, और दोनों के आंसर्स को आपस में माइनस कर दो। व्हाट आई मीन इज कि अब मैं यहाँ पर ना नेक्स्ट स्टेप में पहले एच ऑफ ए स्क्वायर निकालूंगी, ठीक है। एच ऑफ ए स्क्वायर निकालने के लिए जो मेन फंक्शन है, इसको मैं मेन फंक्शन कहती हूँ, जो सवाल में शुरू में मेन फंक्शन गिवन होता है, उस मेन फंक्शन में बेटा ब्रैकेट वाली जो चीज होती है वो एक्स होती है ना। तो यहाँ एक्स की जगह पर ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर ए स्क्वायर डालेंगे तो एच ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि एच ऑफ ए स्क्वायर के लिए ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना है एच ऑफ ए। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर ए डालेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर ए डालेंगे। अच्छा एक सेकेंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सुनो। एक एक छोटी सी यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक हुई है, और वो ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने यहाँ एक्स की जगह पर ए स्क्वायर तो डाला, लेकिन इस ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, सही है, इसका ध्यान रखना। ये देखो, ये एक्स की जगह पर ए स्क्वायर तो डाला, लेकिन इस ए स्क्वायर के ऊपर भी एक स्क्वायर है, सही है। एक्स की जगह पर मैंने ए स्क्वायर तो डाल दिया, लेकिन इस स्क्वायर का क्या करूं, ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा। बात समझ आई? तो इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना के स्क्वायर करूंगी। सो ये बनेगा ए पावर 4 माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 6। पहली तो ये चीज आ गई, और अभी मुझे एच ऑफ ए निकालना है। सो एच ऑफ ए निकालना है, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 6, ठीक है। यानी मेन फंक्शन में एक्स की जगह पर मुझे ए प्लग इन करना है, तो ये आ गया। अब इसका आंसर और इसका आंसर, इसको आपस में माइनस करना है। सो आज हम माइनस करते हैं, यानी कि अब मैं फाइनली निकाल रही हूँ एच ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए पावर 4 माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 6 है। इसमें से माइनस कर रही हूँ ए पावर 4 माइनस 7 ए प्लस 6, ठीक है। ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 6। सो ये हो गया ए पावर 4 माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज माइनस 8 ए स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस 7 है, और फिर हो जाएगा 6 प्लस 6 12। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 में आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एच ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। एच ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो मेन फंक्शन है एच ऑफ एक्स, पार्ट 2 में यहाँ कर रही हूँ, मेन फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। यहाँ पर आपने एच ऑफ के इज इक्वल्स टू 0, एच ऑफ के डाला पहले। एच ऑफ के बेटा ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, और एच ऑफ के आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ पर एच ऑफ के की जगह पर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 0 इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं और के की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन जब मैं इसको करूंगी फैक्टराइजेशन, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 6 1 जा 6, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये बन गया के माइनस 6 माइनस 1 के माइनस 6 इक्वल टू 0। So that would be k minus 1, k minus 6 equal to 0, k minus 1 equal to 0, or k minus 6 equal to 0. So that's k equals to 1 or 6. सही है, ये दो वैल्यूज आ गई। इसके बाद ये दो पार्ट्स पहले बताओ समझ आए? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो प्लीज, सवाल कर लो। क्लियर है तो थम्स अप शो कर सकते हैं आप। कर दें, सॉरी, क्या फिर से रिपीट कर दें? थोड़ा सा लाउडर बोलो प्लीज।
मैथ्स एक दफा फिर से रिव्यू करते हैं। पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 मेन फंक्शन है, एच ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच ऑफ ए निकालना है ना, तो एच ऑफ ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो एक्स की जगह पर मुझे ए स्क्वायर पुट करना है, तो एक्स की जगह पर मैंने जब ए स्क्वायर डाला तो एक्स के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर के ऊपर 2 डाला, फिर -7 एक्स की जगह पर डाला ए स्क्वायर प्लस 6, ए स्क्वायर इंटू 2 इज ए पावर 4 -7 ए स्क्वायर प्लस 6, आपके पास एच ऑफ ए स्क्वायर आ गया। फिर आपने एच ऑफ ए निकाला, एक्स की जगह पर हर जगह पर ए पुट किया, फिर इसके बाद आपने इसको और इसको आपस में माइनस कर दिया, तो जब माइनस करा तो ए पावर 4 तो एज इट इज आ गया, उसका कोई लाइक टर्म नहीं था, लेकिन -7 ए स्क्वायर और -a स्क्वायर -8 ए स्क्वायर बना, फिर आपने -7 ए लिखा, +6 आपका बन गया +12। इसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें आपने एच ऑफ के इक्वल्स टू 0 रखा, तो एच ऑफ के इक्वल्स टू 0 रखने के लिए आपने ये जो मेन फंक्शन था इसमें आपने एक्स की जगह पर के डाला, एक्स की जगह पर के डाल दिया, और एच ऑफ के की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पर एच ऑफ के की जगह पर आपने 0 रख दिया। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई विच कैन बी सॉल्व बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म से सॉल्व करी तो के की वैल्यूज आ गई, हमें के की वैल्यू ही तो निकालनी थी। इसके बाद पार्ट 3 में कह रहा है दैट यू हैव टू एक्सप्रेस एच ऑफ 2a माइनस एच ऑफ a प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ a। इन टर्म्स ऑफ a का मतलब यह है कि आपका जो आंसर आएगा उसमें a का होना जरूरी है। You should have a in your final answer. So main function लिखते हैं पार्ट 3 में, हमेशा स्टार्टिंग देखो मेन फंक्शन से ही हो रही होती है। सो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट एच ऑफ 2a माइनस एच ऑफ a प्लस 1, ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a देनी है। सो ये जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें सबसे पहले तो एच ऑफ 2a आप प्लग इन करो। सो मेन फंक्शन में जब मैं एच ऑफ 2a का मतलब ये है कि x की जगह पर बेटा 2a डाल दो, तो यहाँ पर देखो x कहाँ कहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, आपने इसकी जगह पर क्या डाला बताओ मुझे, 2a, ठीक है, x की जगह पर तो 2a आ गया, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर हमने 7 x की जगह पर लिखा 2a प्लस 6, 2a the whole square becomes 4a the whole square minus 14a plus 6. This is h of 2a. Now we have to find out h of a plus 1. So h of a plus 1 निकालने के लिए आप x की जगह पर I am going to plug in a plus 1. So x square है तो पहले बनेगा a plus 1 the whole square minus 7, x की जगह आ गया a plus 1 plus 6. Now you need to expand a plus 1 the whole square. इसको एक्सपैंड करने के लिए मेरे पास जो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैं इसके साथ एक्सपैंड करूंगी, सो आई एम गोइंग टू गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज 7a माइनस 7 प्लस 6, ठीक है, इसको भी एक्सपैंड कर लेना, और फिर ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 7a, ये बन गया -1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7a, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 5a। ये a स्क्वायर माइनस 5a बेसिकली जो आया है ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, एक ये आंसर आया है और एक ये आंसर आया है, जो मैंने ब्लू से 2 डब्बे बनाए ना, ये 2 डब्बे बनाए, एच ऑफ 2a का आंसर है और ये जो आंसर है वो एच ऑफ a प्लस 1 का आंसर है। अब इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना है, देखो इन दोनों को आपस में मुझे, मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, माइनस करना है। तो मुझे अब ये वाला आंसर जो मैंने ब्लू बॉक्स में बनाया है और ये वाला आंसर आपस में माइनस करना है। सो माइनस करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो अब मैं लिखूंगी पूरा, एच ऑफ 2a माइनस एच ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 6 माइनस, और फिर मैं माइनस है तो ब्रैकेट जरूर बनाना, बिकॉज माइनस जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस साइन अंदर की साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है।
सो ये हो जाएगा 4a² माइनस 14a प्लस 6 माइनस a² प्लस 5a। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा? अब लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा फाइनल आंसर? जिसको अनम्यूट किया है वो बताएंगे, ट्राई करेंगे। फातिमा, आर यू देयर? यस मिस। फातिमा, फाइनल आंसर क्या होगा? देखो लास्ट स्टेप देखो, 4a² माइनस a² क्या बनेगा? 3। वेरी गुड, 3a²। और इसके जी अलावा 3 a का जो कोएफिशिएंट है वो है -14, -14a और +5a बन जाएगा -9a एंड देन +6। ये फाइनल आंसर होगा। सही है? ऑल क्लियर?